हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सेक्शन 16 करेंगे। इससे पहले मैंने सेक्शन 15 आपको करवाया था, तो जुरिस्डिक्शन के बारे में, और वो डील करता था पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से, और सेक्शन 16 करता है टेरिटोरियल से। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है कि 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है। ब्रॉडली आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर पे, टेरिटोरियल पे और पेक्यूनरी पे 3 तरह की सिविल जुरिस्डिक्शन होती है। और सब्जेक्ट मैटर सीपीसी में तो प्रोवाइड नहीं है, और टेरिटोरियल है 16 से लेके 20 तक। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहता है समझने के लिए। और 15 में है पेक्यूनरी, तो 15 हमने कल की वीडियो में किया पेक्यूनरी में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टेरिटोरियल। 16 से 20 मेंस का क्वेश्चन अगर जुरिस्डिक्शन के व्यू से देखें तो सेक्शन 15, 16, 20 इन पे क्वेश्चन मेंस में बनते हैं। तो ये अच्छी तरह से अगर आपको प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप कह लीजिए सीपीसी का काफ़ी 10% आप कह लीजिए आपका सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे सीपीसी को अलग अलग प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 से। तो ये मैंने जुरिस्डिक्शन का 3 तरह की बताई। इसमें हम टेरिटोरियल आज पढ़ रहे हैं सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 कहती है सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। यानी कि जो हमने पहले सेक्शन 15 में पढ़ा पेक्यूनरी या अदर लिमिटेशन, यानी कि हो सकती है सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है, उनसे जो भी लिमिटेशंस होंगी उनको ध्यान में रखते हुए सूट्स, लास्ट लाइन पढ़ना एफ के बाद, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट। यानी कि जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है वहीं की लोकल लिमिट में जिसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। तो ए से लेके एफ हैं, और ये 6 पॉइंट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं इनमें। जैसे मेंस का क्वेश्चन में आप एक पिक करूँगी तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, लेकिन इस वीडियो में हम इन 6 के 6 जो सब पार्ट हैं उन्हें समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। देखिए, वर्ड यूज होता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब है टेकिंग बैक समथिंग, यानी कि जो गुम हो गया है उसे वापस लेना, रिकवरी करना। यानी कि प्रॉपर्टी हो सकता है पहले लीगली ली गई लेकिन बाद में वो इलीगल मीन्स उसमें यूज हुए, तो वो इलीगल बाद में हो गई, यानी कि वो भी केस इसमें आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ए पॉइंट क्या कह रहा है, रिकवरी मीन्स टेकिंग बैक समथिंग विच इज लॉस्ट। इट मीन्स प्रॉपर्टी लॉस्ट बिकॉज ऑफ एनी wrongful act of other person and plaintiff is legally entitled to take it back. The possession is taken either by defendant by illegal means or first the possession was taken legally but later it become illegal. वही मैंने आपको बताया कि पहले लीगली ली गई थी लेकिन बाद में जो पार्ट है उसका वो इलीगल हो गया। ऑल्सो अंडर दिस क्लोज ड्यू पेमेंट ऑफ रेंट एंड मीन प्रॉफिट्स कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, यानी कि मीन प्रॉफिट हमने सेक्शन 2 के 12 में पढ़ा, तो वो भी इसी के अंदर यानी कि 16A में रिकवरेबल होंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार इस तरह से मेंस में पूछ लिए जाते हैं कि 16 के ए से लेके एफ तक किस पार्ट्स के तहत जो सूट्स है वो लोकल जुरिस्डिक्शन, लोकल लिमिट जो है जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी की कैसे आएगी, कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होगी, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है कहाँ फॉल करेगी, ए बी सी डी ई एफ कौन से में। ये क्वेश्चन लूँगी तो और क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी वैसे मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें इसीलिए कुछ कीवर्ड्स ए से लेके एफ तक पिक करने हैं कि हमें ये डिफ्रेंशिएट हो जाए। जैसे ए में पढ़ा रिकवरी, अब जितना मैंने बताया वो रिकवरी के अंडर ही उसे एक्सप्लेन किया गया था कि लीगल पहले था फिर इलीगल हो गया, या पहले ही आपने इलीगल या कोई प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है आपको उसे रिकवर करना है, और मीन प्रॉफिट्स भी इसमें आएंगे। तो ये इतना पार्ट आप लिखें, और जो अगर अप्लाइड क्वेश्चन है पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरह का लिख के और फिर आप अप्लाइड कर सकते हैं कि इसीलिए इस केस में ये रिकवरी होएगी। ठीक है,
आगे है वेयर देयर इज डिप्रीवेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगल एक्ट ऑफ अनदर, दैट इज मान लो ट्रेसपास है बाय अनदर, देन यू आर एंटाइटल्ड टू टेक इट बैक। कहाँ पे? 5 और 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और यहाँ पे भी आप रिकवरी कर सकते हैं 16 के ए में। तो कीवर्ड होगी रिकवरी इमूवेबल प्रॉपर्टी की विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट भी विद और विदाउट प्रॉफिट 2 के 12 में, ठीक है। सारी यहाँ पे रिकवर हो सकती हैं। रिकवरी मेन वर्ड है। बी में है पार्टीशन इज अ कीवर्ड, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पार्टीशन कहाँ होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का? मान लो कोपार्टनर के बीच, सक्सेशन में, ज्वाइंट फैमिली में, या हेयर सक्सीड करते हैं। तो फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन मीन्स टू डिवाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी बिटवीन पर्सन्स एंटाइटल्ड टू इट। इट मे बिटवीन कोपार्टनर्स, सक्सेशन, ज्वाइंट फैमिली, सक्सीड्स टू हेयर, ठीक है। इसके अंदर आगे थोड़ा सा देखिएगा, इस सिचुएशन में 2 एलिमेंट बताए हैं। सबसे पहले है ज्वाइंट ऑनरशिप। ज्वाइंट ऑनरशिप ये होता है कि प्रॉपर्टी इनहेरेंट है आप में, कि आपका उसमें हिस्सा है, लेकिन वो डिवाइड नहीं हुई है, ठीक है। वन इज ज्वाइंट ऑनरशिप, और दूसरी है सिंपल की प्लेंटिफ डिमांड कर रहा है डिवीजन का, प्रॉपर्टी में अपने भाग का, कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, ये वो। और ज्वाइंट ऑनरशिप की इनहेरेंट है प्रॉपर्टी, लेकिन आपने अभी तक डिवाइड नहीं किया है, और सेकंड में आप डिवीजन मांग रहे हैं। हियर द प्रॉपर्टी ऑलरेडी वेस्ट्स इन द पेटिशनर, ठीक है, बट एज ज्वाइंट ऑनरशिप विद द डिफेंडेंट। तो ये पहली चीज़ को डिफाइन करता है कि ऑलरेडी वेस्ट है, लेकिन आपका डिफेंडेंट जो दूसरी पार्टी है उसके साथ ज्वाइंट ऑनरशिप है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट प्लेंटिफ इज सीकिंग फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि डिवीजन की मांग कर रहा है, पोजेशन की नहीं। एक एग्जाम्पल है, पी है ऑनर एक घर का, और उसकी डेथ के बाद जो सन है उसका ए, उससे रोका जाता है फ्रॉम एंटर इन हाउस। किससे? जो उसका दूसरा बेटा है बी से। अब ए ने फाइल किया सूट पार्टीशन का, ठीक है। हेयर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टी हैज ऑलरेडी, क्योंकि ए अगर उसका बेटा है तो ए बी में तो ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो हेयर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टी हैज डिवोल्व्ड ऑलरेडी अपॉन द ए एंड बी बाय सक्सेशन, क्योंकि सक्सेशन के रूल के मुताबिक ए और बी का दोनों का हिस्सा होगा, तो ए को डिवीजन की जगह पे रिकवरी का सूट भी वो फाइल कर सकता है। तो किसमें फॉल हो जाएगा? ए में, अगर वो रिकवरी का करता है तो, ठीक है। इफ देयर इज सम मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सच अ मैनर दैट द सब्सटेंशियली द मैटर रिमेन्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द सूट विल स्टिल रिमेन अंडर परव्यू ऑफ क्लॉज बी। यानी कि मान लो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इस मैनर में कि जो मैटर है वो मेन मुद्दा कहाँ पे रहेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बेशक उसके साथ कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो, ठीक है। तो सी, उसके बाद बी पार्टीशन खत्म हो गया, उसके बाद सी है foreclosure, sale, redemption in the case of a mortgager of or charge upon immovable property। देखिए foreclosure आपको पता है क्या होता है कि mortgage में जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को वापस ले लेते हैं, यानी कि mortgage प्रॉपर्टी को जो वापस हम ले रहे हैं वो आता है foreclosure में, और redemption चार्ज में आता है रिडीम करवाना। सेम ही है दोनों चीज़ें, या फिर सेल करवाना। मान लो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, आपने जो लोन लिया था वो नहीं चुकाया और वहाँ पे सेल हो गई, तो यहाँ पे दो ही वर्ड है मेन, मॉर्गेज और चार्ज पे, अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कहाँ होगी? जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट है। फोरक्लोजर, सेल, रिडम्पशन, कीवर्ड यहाँ पे दो हैं, मॉर्गेज और चार्ज, ठीक है। तो क्या कहता है देखिए, फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लोज मॉर्गेज और चार्ज मस्ट बी प्रूव्ड, अदरवाइज सूट फॉर रिडम्पशन विल। देखिए अगर रिडम्पशन की बात करें या फिर फोरक्लोजर की बात करें तो वहाँ पे रिकवरी का भी सूट हो सकता है, और रिकवरी हमने पढ़ी 16 के ए में, ठीक है। तो यही क्लोज बात करता है कि मॉर्गेज और चार्ज को प्रूव करना बहुत ज़रूरी होगा
नहीं तो जो रिडम्पशन और फोरक्लोजर का सूट है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिकवरी का, और ये फॉल करेगा ए में ना कि सी में। तो सी के लिए सबसे पहले आपको मॉर्टगेज और चार्ज प्रूव करना जरूरी होगा। अदरवाइज सूट फॉर रिडम्पशन विल कन्वर्ट इनटू रिकवरी सूट एंड सूट फॉर फोरक्लोजर एंड सेल विल फेल। इन केस ऑफ चार्ज इट हैज टू बी एग्जामिन। अब चार्ज का लिया है कि चार्ज के केस में इट हैज टू बी एग्जामिन वेदर देयर इज स्पेसिफिक चार्ज, it is benefit or income created in favor of some person and such income or benefit has to be paid to such person deriving from some specific immovable property. This is where the suit for such charge by such person, अब ये सूट जो फाइल करेगा ऐसा पर्सन या अगेंस्ट सच पर्सन शैल बी फाइल्ड एट प्लेस वेयर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। वही जो सबसे पहले हमने लाइन पढ़ी कि जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है वहीं पे करेगी। देखो ए से एफ तक करनी वहीं पे है जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि ए टू एफ किस में फॉल करेगी। सब में होनी वहीं पे है, लेकिन प्रोविजंस अलग अलग आ जाते हैं कि 16 के ए में रिकवरी है, 16 के बी में पार्टीशन है, 16 के सी में मॉर्टगेज या चार्ज है। अब उसके बाद आता है डी। डी कहता है फॉर द डेटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर राइट और इंटरेस्ट कीवर्ड हैं, यानी कि एक तरह से रेसिड्यूरी क्लॉज है, यानी कि जो कहीं पे भी फॉल नहीं हुआ और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में कोई राइट या इंटरेस्ट क्रिएट करता है, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये डी में फॉल करेगा। सो इट इज ट्रीटेड एज रेसिड्यूरी क्लॉज। बेरक में नोट डाउन कीजिएगा, डी के आगे रेसिड्यूरी क्लॉज है ऑफ सेक्शन 16। इफ सूट इज नॉट फॉर रिकवरी, पार्टीशन, foreclosure, सेल, रिडम्पशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डैमेजेस फॉर रॉन्ग इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज फॉल अंडर डी। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल सूट्स अगेंस्ट न्यूसेंस या फिर इंजंक्शन, एविक्शन का सूट है, ईजमेंट का सूट है, सेक्शन 34-35 SRA में डिक्लेरेशन डिक्री है, मेंटेनेंस है 125 CRPC में, तो ये सभी जो फॉल करेंगे डी में करेंगे क्योंकि अदर राइट और इंटरेस्ट ले लिया है। ठीक है। Wherever there is breach of contract for sale or any other transfer of any immovable property, then plaintiff may seek remedy of specific performance and that in necessary terms implies that he seeks a declaration by court कि contract जो है वो specifically enforce होगा। That is the property जो है ट्रांसफर होगी किसको, plaintiff को, जो ट्रांसफर करेगी टाइटल और पोजेशन भी। तो ये कहाँ फॉल करेंगी, डी में। दिस डिक्लेरेशन ऑफ राइट, यानी कि टाइटल का और पोजेशन का वो राइट जो होगा विद रेस्पेक्ट टू सच प्रॉपर्टी, वो कहाँ फॉल करेंगे, 16 के डी में। ये एग्जाम्पल लिया है। फॉर पर्पज ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 16 इट्स ऑल अबाउट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। जैसे हमने सेक्शन 15 में बेरेक्ट के आगे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिखा, सेक्शन 16 के आगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी लिख सकते हैं। So such a suit is primarily for determination of right of plaintiff upon such property through contract and possession of property is on consequential relief. Therefore, it can't be said to be suit for recovery of possession and not fall under, यानी कि रिकवरी को मना कर रहा है, इसीलिए 16A में फॉल नहीं करेगा। ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा कि टाइटल है, पोजेशन है, तो 16D में फॉल कर गया ऊपर। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में ये बात कर रहा है सेक्शन। अगर डिटरमाइन करता है राइट को, यानी कि प्लेंटिफ के किसी राइट को डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टी के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और पोजेशन को, तो वो रिकवरी का सूट ना होकर क्या होगा, डी में फॉल करेगा, अदर राइट और इंटरेस्ट में आ जाएगा। सिंपल की ये बात कहता है। उसके बाद है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ई है फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि रॉन्ग एज सच सीपीसी में डिफाइंड नहीं है। रॉन्ग सिग्निफाइज एन एक्शन वॉलेटिव ऑफ लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट। ठीक है। ए सूट क्लेमिंग डैमेजेस फॉर द टोट, यानी कि रॉन्ग को एज सच सीपीसी में डिफाइन नहीं किया, लेकिन रॉन्ग क्या हो गया, एक
जो आपका राइट है उसे वॉयलेट करता कोई एक्शन, वो होगा डी में रॉन्ग। A suit claiming damages for the tort committed with immovable property comes under this clause। यानी कि कोई सूट क्लेम करता है टोट के थ्रू, कोई रॉन्ग हुआ है और डैमेजेस क्लेम करता है, तो वो कहाँ पे आएगा 16 के ई में, यहाँ पे वो आ जाएगा 16 के ई में, क्योंकि कीवर्ड यहाँ पे होंगे कंपनसेशन फॉर रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल सूट क्लेमिंग डैमेजेस और कंपनसेशन अगेंस्ट ट्रेसपास, मिसचीफ, डिसीट, यानी कि टोट के ये कुछ टॉपिक हैं, तो इसके आगे आप टोट भी लिख सकते हैं, ई के आगे, याद भी रहेगा ये ई, ठीक है। तो एफ जो है हम 19 के साथ करेंगे, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी से है तो क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो ये 19 के साथ में बताऊंगी एफ के बारे में। उसके बाद देखो इसमें आता है 16 का प्रोवाइजो, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइजो कहता है कि कोई सूट है टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रोवाइजो हमेशा एक्सेप्शन होती है रूल की, तो एक्सेप्शन क्या है, देखो रूल क्या था कि जो लोकल लिमिट में जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट है वहीं के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। प्रोवाइजो कहता है कि जहां डिफेंडेंट रहता है वहां पे भी जुरिस्डिक्शन हो सकती है। प्रोवाइजो ये कहता है जहां पे वो अपना बिजनेस चलाता है, कैरीज बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, और उस लिमिट में तो तीन चीजें यहाँ पे हो गई, डिफेंडेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिसाइड्स, 1 कैरीज ऑन बिजनेस, 2 पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। प्रोवाइजो के बिल्कुल एंड में ये तीन बातें लिखी हैं, तो ये 1 2 3 आप कर लीजिए, तो यानी कि इन पे भी जुरिस्डिक्शन होगी। सिंपल एक्सेप्शन ये कहती है, तो वर्ड है पर्सनल ओबीडियंस, यहाँ पे यूज हुआ है, तो क्या मतलब होता है पर्सनल ओबीडियंस का, यहाँ पे हमने पढ़ा provided that a suit to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property held by or on behalf of the defendant may, where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience। personal obedience क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। where relief ऐसा है is such कि एनफोर्समेंट जो है केवल डिफेंडेंट ही कर सकता है, तो वहां पे फॉल होगा प्रोवाइजो में। यानी कि मान लो कोई सूट है जिसमें किसी सेल डीड को साइन करवाना है डिफेंडेंट के थ्रू, तो आप वो जो साइन है वो डिफेंडेंट का वो इन जगह पे ले सकते हैं या जहां पे डिफेंडेंट रहता है। वेयर रिलीफ इज सच एनफोर्समेंट ऑफ विच इज टू बी इन्फोर्स्ड बाय डिफेंडेंट। एग्जाम्पल है सूट इज फॉर साइनिंग ऑफ सेल डीड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Now sign is to be made by defendant in such a case if decree is passed against defendant, then it is to be personally signed by defendant. That can be executed by arresting defendant, then such suit will be called suit of personal obedience। क्योंकि एग्जीक्यूशन आप कैसे करवाओगे डिफेंडेंट को अरेस्ट करके, तो वो वहीं पे होगा जहां पे ये 3 पॉइंट्स बताए, एक्चुअली वॉलंटरली रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। तो इन चीज़ों को ही कहते हैं सूट ऑफ पर्सनल ओबीडियंस। यानी कि ऊपर ए से एफ तक जो था वो रूल कहता था कि लोकल लिमिट्स की जो जुरिस्डिक्शन होगी कोर्ट की वहाँ पे होगी जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट होती है। प्रोवाइजो कह रहा है नहीं, इन 3 जगहों पे डिफेंडेंट के तहत, यानी कि उसका पर्सनल ओबीडियंस, मैंने आपको बताया पर्सनल ओबीडियंस क्या होता है कि वो रहता है, अपना बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है, तो तीनों ही सिचुएशन में भी आप कर सकते हैं, बेशक प्रॉपर्टी सिचुएट हो या ना हो। और एक्सप्लेनेशन कह रही है कि इस सेक्शन में जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है वर्ड, तो प्रॉपर्टी केवल इंडिया में ही सिचुएट होनी चाहिए और कहीं नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 16 कंप्लीट हो गया है एक्सेप्ट 16 का एफ जो हम 19 के साथ करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मेन सेक्शन। तो इसके बाद हम आगे 17-18 लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।